जब ओवर थिंकिंग इतनी होती है कि वो कैंसर होगा या एट्रोफी होगी, है ना। एट्रोफी के चांसेस होते हैं, तो एट्रोफी के लिए घबराओ मत, डरो मत। तो इतने सारे क्वेश्चंस का आज लेकर आया हूं कुछ ऐसी चीजें जिससे आप इन सारी चीजों से बच सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एक ओवर थिंकिंग अबाउट वेरिकोसील के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि पेशेंट के अंदर ना बहुत अलग अलग क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। उसके हिसाब से क्या होता है कि वेरिकोसील हो गया, मेरे को टेस्टिकल एट्रोफी हो जाएगी, आगे जाके मेरे को इनफर्टिलिटी हो जाएगी, मेरे स्पर्म काउंट बनेंगे नहीं, मेरी स्पर्मेटोजेनेसिस खराब हो जाएगी। बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कुछ पेशेंट तो ये भी सोच रहे हैं वेरिकोसील हो गया तो मेरे को कैंसर ना हो जाए। तो इतने सारे क्वेश्चंस का आज एक ही आंसर है कि आप इन सारी चीजों पे ध्यान ही मत डालो, क्योंकि मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ ऐसी चीजें जिससे आप इन सारी चीजों से बच सकते हो। पहली स्टार्ट क्या है, उनके ऊपर एक्शन स्टार्ट कर दो। एक्शन कैसे है कि अगर आपको टेस्टिकल्स में पेन है, पेन आपको इंटरवल में हो रहा है, मान लीजिए वीक में 2 या 3 बारी हो रहा है, तो समझ लेना कि आपके रिफ्लक्सेस बढ़ रहे हैं। पहला रीजन, रिफ्लक्सेस बढ़ने की वजह से आपको पेन हो रहा है। तो रिफ्लक्सेस को सॉर्टेड करने के लिए क्या है, एक एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज है, आपके सामने दिख भी रही होगी। और एक्सरसाइज कोई भी ऐसी नहीं है जिससे आप डिफिकल्ट कह सको, क्योंकि पेशेंट कहता है कि डिफिकल्ट हो जाएगी या दिक्कत हो जाएगी। कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ पैरों को ऊपर करना है और रिलैक्स करना है। रिलैक्स जितना ज़्यादा कर सको उतना करो। जितना पैरों को ऊपर करके रखोगे उतना आपका टूवर्ड्स पैल्विक एरिया ब्लड फ्लो दौड़ेगा, जिसकी वजह से रिफ्लक्सेस खुलेंगे, जिसकी वजह से पेन रिलीफ होगा। और पेन रिलीफ तब होगा जब वहाँ की इन्फ्लेमेशन कम होगी। इन्फ्लेमेशन कब होती है, जब रिफ्लक्सेस बनेंगे और गोल गोल घूमेंगे और आपकी वॉल्स को डैमेज करेंगे। तो वॉल्स को डैमेज होने ही नहीं दो, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं आएगी। इन्फ्लेमेशन नहीं आएगी तो पेन नहीं होगा। तो पहला सब्जेक्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दूसरी बारी आती है इसमें, जब ओवर थिंकिंग इतनी होती है कि वो कैंसर होगा या एट्रोफी होगी, है ना। तो कैंसर तो पहली चीज है कि वेरिकोसील से होता ही नहीं है, ठीक है। वेरिकोसील आपको कभी भी कैंसर नहीं देता। एट्रोफी के चांसेस होते हैं, तो एट्रोफी के लिए घबराओ मत, डरो मत। सबसे पहली चीज समझो कि हमने करना क्या है उसके लिए। एट्रोफी तब होती है जब टेस्टिस को अपनी सप्लाई नहीं मिल रही। मान लीजिए अगर आपको खाना पीना बंद करा दूं तो आपका शरीर पतला होगा, आपका क्या, मेरा भी। अगर मैं खाना पीना बंद कर दूं तो मेरा शरीर क्या करेगा, धीरे धीरे सिकुड़ेगा। सेम वो फिलॉसफी लगा लो कि अगर आपकी जो टेस्टीज हैं उनको सप्लाई नहीं मिल रही न्यूट्रिशन की, तो वो अपने साइज को धीरे 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 करके छोटा कर देगा। धीरे धीरे जो श्रिंकेज आती है उसी को एट्रोफी बोला जाता है। अब एट्रोफी जो है उसको रोकने का एक ही सॉल्यूशन है, वही एक्सरसाइज जो पहले मैंने बताई है, जिसमें पेन में रिलीफ मिलता है। हमने क्या करना है, ब्लड का सर्कुलेशन बेटर करना है टूवर्ड टेस्टिकल्स। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन टूवर्ड टेस्टिकल सही होगा तो वो अपना न्यूट्रिशन गैदर कर पाएगा, अपना पेट भर पाएगा, अपना न्यूट्रिशन पूरा कर पाएगा। उसके बाद वो आपको दे पाएगा आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल से बनने वाला स्पर्म। तो समझो कि आपकी वो एक्सरसाइज इतनी मस्ट है कि जिसकी वजह से आपकी एट्रोफी भी रुकती है और आपका पेन भी सॉर्टेड होता है। अब आती है इसके बाद में एक सोच, एक दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है कि मेरी इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। देखो, इनफर्टिलिटी मान लो कि वेरिकोसील के साथ आती है, बट उसका सॉल्यूशन जो है वो एक ही चीज है कि वहां पर आप कौन से ऐसे एक्शन परफॉर्म कराने जिससे आपके न्यूट्रिशंस बराबर तरीके से आपके टेस्टिकल्स कंज्यूम कर पाए। तो सबसे पहली चीज समझ लो कि आप अगर कॉन्स्टिपेटेड हो या आईबीएस के पेशेंट हो या कोलाइटिस के पेशेंट हो, तो ये आपके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी पूरी अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन गैदर नहीं करी तो वो सप्लाई क्या करेगी। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि अगर मैं पूरा ढंग से खाना नहीं खा पा रहा या खाना खा रहा हूँ तो मेरे अंदर एसिमिलेट नहीं हो पा रहा, तो वो न्यूट्रिशन कैसे पहुंचाएगा टेस्टिस के। तो जब टेस्टिस के पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो वो दिक्कत देगा। तो कॉन्स्टिपेशन जो जुड़ी हुई होती है वो आईबीएस से भी जुड़ी हुई होती है, और कॉन्स्टिपेशन एक नॉर्मल भी जुड़ी होती है कि नॉर्मल बचपन से ही हम कॉन्स्टिपेटेड हैं, बचपन से ही हमें कब्ज है। और तीसरा, अगर मैं आईबीएस भी नहीं है ना मेरे को वह सिंपल एक कोलाइटिस भी है लंबे समय से, तो भी वो मेरे को दिक्कत देगा। कोलाइटिस, आईबीएस मान लीजिए कि आपकी इन्फ्लेमेशन होती है इंटेस्टाइन में, जो बढ़कर आपको दिक्कत देती है कब्ज बनाने में या आपका बार बार पेट साफ करने में। तो ये दिक्कत हम बहुत से पेशेंट्स में देखते हैं। जनरली वो इन सारी चीज़ों को समझते नहीं हैं, इसलिए वो इन सारी जगहों पे ध्यान ही नहीं देते। मान लीजिए अगर उनका गट हेल्थ खराब भी हो रहा है ना लंबे समय से, तो कहते हैं कोई बात नहीं, चल रहा है, कोई दवाई नहीं लेनी, कोई कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेना, कुछ दिखाना नहीं, कुछ बताना नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं एक तरीके से। जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो एक अलग से बीमारी के जाल में फंसने चालू हो जाते हैं। बीमारी का जाल मैं इसलिए कहता हूँ कि उसके साथ आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके लिए मैं एक पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा, बट सिंपल और शॉर्ट में यही बताऊंगा कि अगर अपने गट को हेल्दी रख लिया ना तो वेरिकोसिल आदि तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उसके पास चांस नहीं मिलता बार बार हिट मारने का। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बार बार
लगी हुई है तो समझ लेना कि वो आपका ग्रेडिंग को बढ़ाएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन आपकी रिलीफ है तो आपको आपके वेरिकोसील में भी रिलीफ फील भी होगा और आपको पेन भी नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सा मेथड है। तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ रखना है पहली चीज, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर बनाना है जिससे आपको पेन और आपकी एट्रोफी भी बची रहती है, और इसके साथ साथ अपने न्यूट्रिशन पे काम करना है। न्यूट्रिशन पे काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी फर्टिलिटी के लिए। फर्टिलिटी में हमें क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन की होती है तो प्रोटीन खाना है, सेलेनियम की जरूरत होती है तो सेलेनियम खाना है, जिंक की जरूरत होती है तो जिंक खाना है, मैग्नीशियम की जरूरत होती है मैग्नीशियम खाना है, आयरन की जरूरत है तो आयरन भी खाने हैं। तो ये सारी मैग्नीशियम या जैसे मैं बोलूँ कि सेलेनियम या फिर जिंक, कोई भी इतने न्यूट्रिशंस जो आपको फूड आइटम दे रही है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपकी फर्टिलिटी इश्यूज में इफेक्ट पड़ भी रहा हो तो कम पड़े। ठीक है, तो और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपके सामने चार्ट है, जिंक की आइटम लिखी हुई है, सेलेनियम की आइटम्स लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास रख लेना, कभी भी कुछ खाना पड़े तो इनमें से चूज करके खा सकते हो। बहुत सारी दालें भी हैं, बहुत सारे नॉन वेज आइटम भी हैं, कुछ वेज आइटम भी हैं, तो आप इनमें से कुछ भी कैलकुलेट करके खा सकते हो। और हमेशा कोशिश करो विटामिन डी और B12 को पूरा रखने की। विटामिन डी जो है वो सप्लीमेंटेशन के थ्रू भी कर सकते हो पूरा, B12 का भी सप्लीमेंटेशन के थ्रू आप पूरा कर सकते हो। तो ये दो विटामिन या B12 दोनों ही नेसेसरी होती है आपकी मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी के लिए भी। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आप इन सारे क्वेश्चन से बच रहे हो तो बचने की ज़रूरत नहीं है, उसका सॉल्यूशन मैंने आज इस वीडियो में दे दिया है, और उस सॉल्यूशन को आप आज से स्टार्ट कर देना, आपके वेरिकोसिल आपको दिक्कत नहीं देगा। और इसी के साथ अगर आपके मन में और भी क्वेश्चंस है जिसको आप पूछना चाहते हो या हमसे कुछ इसके रिगार्डिंग कंसल्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं। और अगर आपको कॉल नहीं भी करनी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।